तो अभी जो तुम लोगों को मार्किंग मैं करके दे रही हूँ, ये वाली मार्किंग बेसिकली फर्स्ट लेक्चर की है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने मार्किंग नहीं की थी, तो बस उसी की मार्किंग यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस पर्टिकुलर चीज़ से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। एक तो इंट्रोडक्शन से आप लोगों को सवाल आ जाएगा, राइट। अच्छा, जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बदले में फीचर्स या फिर प्रॉपर्टीज, जो भी हो, इन दोनों भाषाओं में से कुछ भी, ऑफ सॉलिड। ठीक है, आपके सॉलिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे फिर आंसर क्या लिखोगे, देखो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अच्छा, उसके बाद सॉलिड्स हैव डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, ये आप लोगों का दूसरा पॉइंट। और उसके बाद बस खत्म, ये 2 पॉइंट। इससे ज़्यादा आपके इंट्रोडक्शन में नहीं है। हाँ, अगर आप सॉलिड के बारे में और भी कुछ जानते हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो तुम वो लिख सकते हो, बट ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आता है तो। अगर मान लेते हैं, वैसे तो ऐसा कभी होगा नहीं कि इस छोटे से 9th क्लास के 8th क्लास के क्वेश्चन को वो 3 मार्क्स के लिए दे दे, बट स्टिल अगर दे दिया तो फिर तुम जो भी सॉलिड्स के बारे में जानते हो, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद जैसा कि हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था, सॉलिड्स को हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, क्रिस्टैलिन और अमॉर्फस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड आर देयर। ठीक है, कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं, या फिर दूसरी भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, हाउ सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये 2 उसके पॉइंट ऑफ क्या है, क्लासिफिकेशन है ना। अच्छा, अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया, क्रिस्टैलिन और आप लोगों का दूसरा क्या, एमॉर्फस, बराबर। अब आपको एक एक पर्टिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टी बतानी होगी, मतलब क्रिस्टैलिन सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो मैं मार्किंग करके दे रही हूँ, सिर्फ उतना ही तुमको लिखना है। बताओ क्या है यहाँ पे, और कि देयर इज रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्रिस्टैलिन सॉलिड। ठीक है, ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 1। अच्छा, और उसके अलावा ये होगा आपका पॉइंट नंबर 2, जो यहाँ पे अभी मैं रेड से मार्क करूंगी, कि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एक्सटेंड्स ओवर अ लॉन्ग रेंज, ये होगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बस इतना ही, बाकी वो नीचे का लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट नंबर 3। उसके बाद आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक। आगे की स्टेटमेंट तुम लिख लेना, डायरेक्ट पेपर में ये मत लिख देना आर एन आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक, तुम्हें ये लिखना है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद एग्जाम्पल हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको नीचे जितना भी दिया है, इनमें से आप किसी को भी अपना एग्जाम्पल ले सकते हो। सो दिस विल बी पॉइंट नंबर 5। कोई भी 2 या 3 एग्जाम्पल ले लेना जो तुम्हारी पसंद के हो, वो तुम्हारा पॉइंट नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ जो स्पेशल एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सिरामिक, बराबर, ठीक है, जैसे कि आइस, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट्स, इनको आपको याद रखना है कि ये लोग आप लोगों की किस कैटेगरी में आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड विच आर नॉट। इस तरीके से फिर क्या करोगे, समझ लो, इसीलिए वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये तुम लोगों का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या बन जाएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आप लोगों का क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिस तरीके से चीज़ें क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पूछी जा सकती हैं, वैसे ही सेम आपके किसके लिए पूछी जा सकती हैं, आपके एमॉर्फस के लिए भी पूछी जा सकती हैं, है ना। अच्छा, तो एमॉर्फस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट्स। पहला पॉइंट आप लोगों का यहाँ कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होते हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसको बना लेना अपना पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पार्टिकल्स लॉन्ग रेंज तक अरेंज नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या लिखेंगे, दे डू हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है, द पार्टिकल्स हैव, द पार्टिकल्स, और उसके बाद यहाँ पे बस इतना लिख देना कि हैव ए शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट। ये तो ये जितना भी मैंने रेड से मार्क किया है, रेड बोलो कि पिंक बोलो, ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 में क्या आ जाएगा कि एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 शॉर्ट नोट में, है ना। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे क्या आएगा, दीज सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक, सो दिस वुड बी योर पॉइंट नंबर 4। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में इनके क्या लिख देना, एग्जाम्पल। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये बेसिकली पॉइंट नंबर 5। और यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा, शॉर्ट नोट ऑन, किसके ऊपर शॉर्ट नोट, एमॉर्फस सॉलिड्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ठीक है, या फिर आपको एमॉर्फस सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं। दोनों ही भाषा में आपको ये सवाल का अगर पूछा जाए तो आपको ये आंसर देना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों को जिस दिन मैंने ये टॉपिक सिखाया था, ठीक है, वीडियो में, उस दिन मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस होता है, डिस्टिंग्विश किसके बीच का, क्रिस्टलिन सॉलिड्स का और आपके एमॉर्फस सॉलिड का। तो उस वीडियो से देखकर तुम वो डिस्टिंग्विश लिख सकते हो स्टेटमेंट बनाकर। अगर तुम्हें उतनी भी मेहनत नहीं करनी है तो एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है उसमें डिस्टिंग्विश बनाया है, ठीक है। या फिर अगर तुम में से किसी के पास लेट से टारगेट वगैरह है और उसमें ये डिस्टिंग्विश है तो तुम उससे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो डन। और क्या क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं आगे आ जाओ इन टॉपिक पे। एक यहाँ से तो देखो सिर्फ डिफाइन और एग्जाम्पल, ठीक है, ही पूछे जाते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हें डिफाइन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आइसोमॉर्फस सब्सटेंस। तो आपको ये पिंक कलर की लाइन लिखनी है डिफाइन, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का डिफाइन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज आपसे ये पूछी जा सकती है एग्जाम्पल बताइए। तो आपको ये एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि आइसोमॉर्फस पेयर्स हैं, है ना, क्योंकि इनमें एटॉमिक रेशियो सेम है। देखो कैटायन एक है, अनायन एक है, एमजी में कैटायन भी एक है, अनायन भी एक है। अगर दो अलग अलग कंपाउंड्स में कैटायन और अनायन के एटम्स का रेशियो अगर सेम बैठ रहा हो तो उसको बेसिकली उन पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस। तो डिफाइन में एग्जाम्पल लिखना मत भूलना और नीचे इस तरीके की लाइन भी लिख देना। जरूरी नहीं है आप 2 एग्जाम्पल लिखो, है ना, आप एक भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, तो ये डिफाइन में ये आ गया। और उसके अलावा एग्जाम्पल के अलावा तुम्हें एक पॉइंट और लिखना है डिफाइन में, वो ये कि ये द केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, इन दिस सब्सटेंस द केमिकल कंपोजिशन हैज द सेम एटॉमिक रेशियो। मतलब बेसिकली भले ही पूछा जाएगा डिफाइन, बट डिफाइन में टोटल 3 पॉइंट्स बनाओगे, 1, 2 और ये 3, ज़्यादा बेटर रहेगा अपना आंसर। फिर नेक्स्ट ये पूछी जा सकती है पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो वही कहानी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ उसकी क्या हो गई, आप लोगों के डिफाइन में आ गई। ये पॉइंट नंबर 1 ये आ गया आप लोगों के डिफाइन का पार्ट। उसके बाद अब ध्यान से देखो, इसके जो एग्जाम्पल्स है ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने पेपर में, मैं जो नीचे एग्जाम्पल मार्क कर रही हूँ उसमें से कोई भी एक लिख कर आ जाओ, बट याद आपको सारे होने चाहिए। बट एग्जाम्पल मार्क करने से पहले एक डेफिनेशन और, कि पॉलीमॉर्फिज्म अकरिंग इन एलिमेंट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी आपने आई थिंक बचपन में भी पढ़ी होगी। तो यहाँ से आपको अगेन एक और डिफाइन पूछा जा सकता है, बट ये डिफाइन किसका है, एलोट्रॉपी का है। और नीचे आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, राइट। अच्छा, अब बात आ रही है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जाम्पल्स की। तो ये एग्जाम्पल तुम्हें पॉलीमॉर्फिज्म में बहुत अच्छे से याद रखना है कि कैल्साइट और आपका एरागोनाइट, ये 2 किसके फॉर्म से, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और उसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स और क्रिस्टोबेलाइट, ये सिलिका के पॉलीमॉर्फिज्म्स है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या क्रिएट किया जाएगा, गिव नेम ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 और एक पूछ लेगा सिलिका। तो सिलिका के लिए पूछेगा तो ये तीनों नाम, है ना, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पूछा तो ये दोनों नाम। या इन्हीं से MCQ भी क्रिएट किया जा सकता था कि आपको MCQ में दे दे और पूछ ले कि बताओ ये पर्टिकुलर चीजें आपस में क्या है, पॉलीमॉर्फस है कि आइसोमॉर्फस है। अगर आइसोमॉर्फस के लिए पूछा जाता है तो हमेशा फॉर्मूला मिलेगा, ऐसा कम, या फिर फॉर्मूला नहीं भी मिलेगा तो कम से कम एक ऐसा नाम मिलेगा जिसका फॉर्मूला तुम बना सको, ठीक है। तो ताकि फिर चेक करना कि कैटायन एनायन का रेशियो क्या दोनों में सेम है क्या, अगर सेम है तो फिर वो सब्सटेंस आइसो है,
ठीक है। पॉलीमॉर्फस तो ये देखो एक जीके फैक्ट है, वो आपको अनलेस एंड अनटिल बताया ना किया हो, जब तक आपने याद ना किया हो, जब तक आपने पढ़ा ना हो, आप अचानक से किसी भी दो चीज़ों के पेयर को देख के पॉलीमॉर्फस या आइसोमॉर्फस नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ से ये क्रिएट होगा कि हम लोगों के पास में जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, इन एमॉर्फस सॉलिड का एक दूसरा नाम होता है सुपर कूल्ड लिक्विड्स। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर वन लाइन भी। तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अदर नेम, ठीक है, किसका अदर नेम ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को मैं एएस लिख रही हूँ, तो आपको ये अपना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये क्रिएट होता है, डिफाइन आइसोट्रोपिज्म। ठीक है, ये तो भैया आइसोट्रोपिज्म एंड आइसोट्रोपिक के तो फेवरेट मतलब डिफाइन है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ही कंफ्यूज होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। तो इसका आंसर हम उठाएंगे टारगेट से, जैसा कि टारगेट में लिखा है, क्योंकि बुक में कैसा है, थोड़ा उसने एक्सप्लेन करने की लिखा है, बट हमको डिफाइन देने वाले को एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां पे आपको उसको आंसर करना, ये नहीं तो ये नहीं, खत्म, ठीक। अच्छा, तो कहाँ है तुम लोगों का चैप्टर का स्टार्टिंग, एक मिनट। अच्छा देखो, क्रिस्टलिन और एमॉर्फस ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, ओके। और उसके बाद अच्छा, इन्होंने भी यही लिखा है एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें मैं डिफाइन लिखवा देती हूँ, जो मैं डिफाइन लिखवा रही हूँ अगर से पूछा जाए तो बेसिकली तुम वही डिफाइन लिखोगे, ठीक है। अगर तुम्हें आइसोट्रोपिज्म की डिफाइन पूछी जाए तो ऐसा लिखना कि इफ, नहीं, रुको, आइसोट्रोपिज्म को अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो इसको एक ऐसी लैंग्वेज में डिफाइन करना है हमको कि देखने वाले को भी समझ में आ जाए कि तुमने क्या लिखा है, और जो तुम खुद लिख रहे हो तुमको भी समझ में आ जाए कि तुम बेसिकली लिख क्या रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो इसका डिफाइन मैं लिखवा देती हूँ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड लिखते हैं, नॉट अ सब्सटेंस, ठीक है। सच इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड सच दैट it will show same physical properties, ठीक है, in all direction, कि आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, अगर आपको सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम दिख रही है तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कहोगे आइसोट्रोपिक या फिर आइसोट्रोपिज्म, ठीक है। अच्छा, दूसरी, अच्छा इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना, दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, इज ऑब्जर्व्ड इन, कहाँ पे, आप लोगों का क्या नाम है, एमॉर्फस सॉलिड्स में, ठीक है। अच्छा, अब इसी का उल्टा आपको पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से कि आप डिफाइन करिए किस चीज़ को, एन आइसोट्रोपिक को। तो अगर तुमको ये डिफाइन करने को आ जाए तब क्या करोगे, तब ऐसे केस में ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवा कर दी है ना, इसकी आखिरी लाइन तो चेंज हो जाएगी कि दिस प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एज वेल एज यहाँ पे ऊपर में भी चेंज आ जाएगा कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड सच दैट इट विल नॉट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, बस नॉट लगा देना, तो वो क्या बन जाएगी, आइसोट्रोपिक की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है, डन। अच्छा, और जब भी आइसोट्रोपिक का डिफाइन आए तो आइसोट्रोपिक के डिफाइन के साथ, सॉरी एन आइसोट्रोपिक के डिफाइन के साथ ये डायग्राम बनाना ना भूले, ठीक है, एन आइसोट्रोपिक, ठीक है, ये वाला डायग्राम बना लेना, बराबर। तो आप लोगों का डिफाइन कंप्लीट हो जाएगा एन आइसोट्रोपिक के साथ, आइसोट्रोपिक के साथ नहीं, ठीक है, ये बस इतना ही। और अब एक क्वेश्चन देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी पूछा जा सकता है, पेपर में आपको ये स्टेटमेंट लिख कर मिले, मतलब ये आपका क्वेश्चन आए, फुल स्टॉप के बाद यहाँ पे लिख दे एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन, ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन से
आपको क्या बात समझ में आती है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। इस तरीके से वो जस्टिफाई करने को नहीं कह रहा है, वो बोल रहा है कि भैया आखिर ये बोल क्या रहा है, इसकी फीलिंग्स क्या है, फीलिंग समझाओ। तो ये लिखोगे आंसर, दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल। यानी कि ये जो लाइन लिखी गई है, इस लाइन का मतलब है, ठीक है, कि ये टेम्परेचर इंटरवल में क्या होते हैं, मेल्ट होते हैं, है ना। एंड उसके बाद एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड नहीं, ये ऑन हीटिंग एमॉर्फस सॉलिड ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली सॉफ्टर स्टार्ट टू फ्लो। ये तुम्हारा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर। अगर उस लाइन को उसने पूछा कि ये कहना क्या चाहता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, ठीक है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, और अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे ये फुल स्टॉप के बाद यहाँ लिख दे एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, ठीक है, एक्सप्लेन करो कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, तो वहाँ पे अपना जस्टिफिकेशन नहीं देना है, सिर्फ वहाँ पे लिखना है कि इसका मतलब क्या है। तो हमें लिखना है कि वो सॉलिड एक डिफिनाइट टेम्परेचर पे जाके क्या हो जाते हैं, मेल्ट। तो ये वो मार्किंग थी जो मैंने इससे पहले तुम लोगों को फर्स्ट डे नहीं करवाई थी, तो वो अभी करवा दी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉलिड की मार्किंग मैं ऑलरेडी तुमको करवा चुकी हूँ, और नीचे बाकी जब तक पढ़ाती गई हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं हमेशा मार्किंग कराती गई हूँ, छोड़ा नहीं है। जो जो चीज़ें छूट गई हैं, अलग अलग रीजंस थे उसके, उनकी भी मार्किंग मैंने करवाई है। सिर्फ अब एक ही मार्किंग तुम्हारी रह जाती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ वाली, ठीक है, जिसमें आपका सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब चीज़ें भी आती हैं। तो उसकी मार्किंग हम कल देख लेंगे, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक फिर मार्किंग के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी इस चीज में नहीं पढ़ते हैं, आज के लिए हमारी मार्किंग इतनी सफिशिएंट है, कल की क्लास में वो कंडक्टिविटी वाली मार्किंग पूरी कर लेंगे, ठीक है।